चुनाव की तैयारी में प्रत्याशी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। द्वितीय चरण के चुनाव होने हैं और बांके विधानसभा की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान अपने पक्ष में मतदान को लेकर कर रहे हैं। जगह जगह घूम रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं, कई तरह की बातों से अवगत भी हो रहे हैं और लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बांका विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बिजनेसमैन भी हैं, समाजसेवी भी हैं, वो भी इस बार मैदान में कूद पड़े हैं। जवाहर झा जी, हम उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो जनसंपर्क कर रहे हैं किस प्रकार की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने देखा है। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या सोचकर इस बार आप मैदान में कूदे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ, इतना दूरी तय करके आए और आपको आने में पता चल गया होगा कि कितना विकास हो रखा है यहाँ पे। ये बहुत प्रबुद्ध लोगों का गांव है और यहाँ पे कीचड़ सबसे ज़्यादा होगा। पहली बारी चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि पहली बारी ये नहीं तो दूसरी बारी होता। पहली बारी हम कुछ जीत जाते, लेकिन पहली बारी लड़ने नहीं दिया था मुझे। आपको पता होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मुझे नामांकन मेरा रद्द करा दिया गया था। हाँ, क्या कारण रहा था, क्यों रद्द करा दिया गया था? ये राजशाही जो होता है, जो कब्जाधारी लोग हैं, कब्जाधारी नहीं अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, यही है। उन करना धरना कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो अपना कब्जा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे बना के रखना चाहते हैं, यही है। तो इस बार आपने ठान लिया है कि अब किसी की नहीं चलेगी, आप आएंगे और मतलब सेवा समर्पण का भाव लेकर खड़े रहेंगे। आपको शंका लग रहा है कुछ? अब आपको कोई संशय है? अगर आप यहाँ से यहाँ तक चल के आ गए तो आपको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, तभी आप आए होंगे। अच्छा, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, चूँकि आपका व्यवसाय भी फैला हुआ है, समाजसेवी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, तो अब क्या कुछ पहल करने का आपने प्लान सोच कर रखा है कि अब ग्राउंड लेवल पे हम पहल करें? देखिए, व्यवसाय और जो भी मेरा वो मेरा निजी लाइफ है और चूँकि इस मिट्टी में जन्मे हुए हैं, तो कुछ वापसी का तो कुछ कर्ज तो वापस करना चाहिए। ये हर एक युवाओं को करना चाहिए। उसमें से मैं अगर इसमें एक भूमिका मैं निभा रहा हूँ और मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ सारे युवाओं को कि कुछ न कुछ अपने समाज के लिए जैसे करते और मन लगा करके करिए। समाज ही हमें आगे बढ़ाया है और समाज ही आगे हमें बढ़ाएगा भी। और आगे जो विकास कार्य है उसमें काफ़ी सारे मुद्दे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, आपके पलायन कितना देख रहे हैं, चरम सीमा पे पलायन है। आपके बांका स्वावलंबी अपने पैर पे कैसे होगा, इसको लेकर के किसी के पास कोई विजन नहीं है। बस घूम रहे हैं, खाली टिकट ले आए और घूमने लगे इधर से उधर के, हमें ये वोट दे देंगे। उनको पूरा पंचायत का भी पता नहीं है, गांव का भी पता नहीं है। लगातार सिटिंग यहाँ पर जो एमएलए रह चुके हैं, वो 3-4 वर्ष से एमएलए रह चुके हैं और आप भी मैदान में हैं, कई और लोग भी मैदान में हैं। कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आप? मैं पहले नंबर पर देख रहा हूँ अपने आप को। उनको क्यों वोट देगा, आप बताइए। उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है जो जनता उनको वोट देगी? ये तो ऑप्शन नहीं मिला था, इस बार मैं ऑप्शन के रूप में हूँ और लोग इस ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और मुझे जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं लोग, तो किसी का इसमें खैर नहीं होना है। अच्छा, आप जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं, मुख्य मुद्दे क्या छन कर आ रहे हैं? देखिए, मुद्दे पहले अगर जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है, आपने देखा ही होगा। वो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। और उससे पहले अगर मेरी बात अगर करें तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने गांव भ्रमण किया है, 400 यहाँ पे टोटल टोले हैं, जिसमें से 400 टोले में से 400 गांव में से आज भी 160 गांव के करीब 160 गांव में रोड नहीं है। रोड टूटी फूटी रोड है, जिसमें से 60 गांव करीब जिनको अड्डा समझते हैं आप बिहार से ही होंगे, तो अड्डे पे जाना पड़ता है उनको रोड नहीं है। और 60 में से 30 गांव जो है वो नदी के उस पार में है। इन्होंने 35 साल से यहाँ पे लूट के अपना कितने घर बना लिए होंगे, पता नहीं क्या क्या जगह ज़मीन बना लिया होगा। उनको कहाँ जगह मिलना है? इस बार कुछ जगह नहीं मिलना है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, बिहार में अगर हम चुनावी दावपेच की बात करें तो मतलब पॉलिटिकल मर्डर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और गोलीबारी भी चल रही है और कई तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, लेकिन अब गोलीबारी भी और हत्या भी हो रही है। हत्या की राजनीति शुरू हो गई, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नहीं, अपना बांका जो है इस मामले में बहुत ही स्वच्छ है। उस हिसाब से हम लोग अपने यहीं के रहने वाले भाई, यहाँ पे कौन डरा देगा और कौन हत्या और सोच भी कैसे लेगा कोई? ये सब बिहार में जो हुए हैं, अभी मोकामा में जो घटना हुई है, आरा में हुए हैं, सिवान में हुए हैं। देखिए, उनका निजी रंजिश है, उनके बैकग्राउंड भी देखें तो उसी प्रकार से है, तो वो यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ से उनको वो जो क्षेत्र है वो अलग है, ये क्षेत्र अलग है। इस क्षेत्र जंगल राज की अगर हम बात करें तो क्या वो कायम है?
जंगल राज, देखिए जंगल राज तो कायम, अगर मर्डर हो रहा है, लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, अफसरशाही बढ़ रही है, तो जंगल राज के तरीके पढ़े लिखे जंगल राज वाला अभी है। वो जंगल राज कुछ और था, ये वाला जंगल राज थोड़ा पढ़ा लिखा जंगल राज है। ये अफसर राज है, तो राज तो है, राज तो बिल्कुल है। चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हो रहे हैं, जीत कर जाने के बाद आप अकेला ही रहेंगे आवाज़ उठाने को लेकर भीड़ में, कैसे देख रहे हैं इसको? निर्दलीय प्रत्याशी आप लोग को क्यों आश्चर्य क्यों लगता है? निर्दलीय प्रत्याशी हिम्मत वाला ही लड़ पाता है। निर्दलीय प्रत्याशी के लिए हिम्मत है, और मेरे पास हिम्मत है, और अकेले ही हम क्यों बोलेंगे? पूरे बिहार में शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड, आपको रोजगार से, पलायन से संबंधित, ये तो दुनिया बोल रही है। हम अकेले कहाँ? ये पूरी जो यहाँ पे 12-13 करोड़ जनता है, वो यही तो बोल रही है, तो हम अकेले कहाँ रहेंगे? हो सकता है कि हम 12-13 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करने लगे, अभी तो मात्र 3 लाख, 3.25 लाख की बात हम कर रहे हैं। तो जो मुख्य मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं मेरे नहीं हैं, ये हमारे हैं। आप युवाओं से पूछिए उनको क्या चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। तो राजनीति ज़्यादा नहीं चल पाएगा, उस तरीके से राजनीति नहीं चल पाएगा। तो जो आवाम की आवाज़ है ना, उन्हीं का तो आवाज़ मैं बनना चाहूँगा। अच्छा, एक समस्या और है यहाँ पर जो हम लोगों ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान देखी है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन अधिकांश मामले में महिलाएं आज भी पीछे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? महिला सशक्तिकरण में जितने फंड है वो लूट चल रही है, उनका लूट मार कर लो। और महिला, चूँकि हमारे सीधे साधे लोग हैं, शिक्षा का स्तर चूँकि थोड़ा निम्न है, इसका फ़ायदा उठाते हुए महिला सशक्तिकरण जो है ना, एक लैंग्वेज बना करके, एक स्क्रिप्ट बना करके लोगों को पेश कर रहे हैं। आपको एक रिसेंटली मैं बताता हूँ, आए दिन कुछ ही दिन पहले यहाँ पे 10,000 रुपये कुछ एक हमारे महिला माताओं बहनों को ट्रांसफ़र हुआ है। वो क्या बिजनेस के लिए हुआ है? क्या सशक्तिकरण है? उनको मेला देखने के लिए दिया है, या फिर अगर वो बिज़नेस करना चाहेंगे तो 10,000 में तो मुझे लग रहा है बकरी चराने के सिवा, वही लोग कहते हैं बकरी चराने के लिए हमें बकरी, या फिर इसी पशुपालन से रिलेटेड इसी तरीके से हमें व्यवसाय करने के लिए दिया गया है। 10,000 में कौन से व्यवसाय होते हैं? थोड़ा सा आप ही बताइएगा। आप अगर करना चाहेंगे मैं ही आपको दे दूंगा 10,000 में कोई व्यवसाय, और ऐसे हम फिर तो पूरी बेरोजगारी हटा देंगे। ये सब जो है ना, वोट बाइंग एक प्रोसेस है, सब धरती पे खोखला है। जितने योजनाएं हैं, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि को समझ नहीं आता है कि वो पब्लिक को कम से कम समझा भी पाए कितनी योजनाएं हैं। आप जाकर के एक बार ही इंटरव्यू उनका ले लीजिए, इंटरव्यू होते रहता है वो, लेकिन वो आते नहीं है। हमारे जो 35 साल वाले जो प्रतिनिधि है, वो आते नहीं हैं यहाँ पे बीच में, आपको कोई सवाल जवाब में नहीं आएंगे। उनका यही कि उनको समझ ही नहीं आती कि योजनाएं सरकार की है क्या। सरकार के पास योजनाएं है, लेकिन लाने वाला कौन है? उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? उनको अंडरस्टैंड कौन कराएगा पब्लिक को? वो तो प्रतिनिधि कराएगा। प्रतिनिधि हमारे अनपढ़ है। लेकिन 10,000 तो आ रहे हैं महिलाओं के अकाउंट में। हाँ, मेला देख लिया ना, हो गया। 10,000 आया, मेला देख लिया, उनके बिजनेस के रिपोर्ट आ जाएंगे थोड़े दिन में कि बिजनेस क्या करना, चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे? देखिए, ये आप 10 से 15-20 महिलाओं के बीच में अगर एक महिला को पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि आज भी बकरी चराने के लिए आपको पैसे देना पड़ता है, और वो भी चुनाव के जस्ट 1-2 दिन पहले। और ये जानते हैं, ये बहुत ही इलीगल है। ये एक वोट बाइंग इलीगल प्रोसेस है। इसमें तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव आयोग को इनको टर्मिनेट करना चाहिए, इस योजना को तुरंत करना चाहिए। 5 साल कहाँ थे ये? 15 साल कहाँ थे ये? 20 साल कहाँ थे? 20 साल पहले सशक्तिकरण इनको नहीं दिख रहा था। सशक्तिकरण देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। आप जड़ में पानी दीजिए, पत्ता में पानी डालने से नहीं होगा। पत्ते में पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता है। आपको अगर सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण चाह रहे हैं, तो पहले उनके बच्चे को के सशक्तिकरण पे ध्यान दीजिए ना। उनके जो बच्चों के स्कूल है, जो हमारी बेटियां हैं, वो बेटियां आज से 7 से 10 किलोमीटर हाई स्कूल के लिए उनको जाना पड़ता है। वो जाती नहीं, वो छोड़ देती है स्कूल जाना। 5वीं 6ठी जो स्कूल होता है प्राथमिक, वो कर लिया, उसके बाद वो जाना बंद कर देती है। तो पहले कमजोरी तो वहाँ है, फिर सशक्तिकरण उनका क्या करेंगे? उनको पहले मूर्ख बनाओ और फिर उसको सशक्त करो। अच्छा, आपने युवाओं की बात कही है, तो जो युवा बेहतर भविष्य के लिए, नौकरी पाने के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो उन्हें अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है, चाहे जाति के लिए हो, आवासीय के लिए हो, तो वहीं से भ्रष्टाचार की बू आती है, युवा भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आप इसको अपने असर से कैसे देखें? देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जिसको अफसर राज बोल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार हमें अगर बाका की जनता आशीर्वाद देती है, तो भ्रष्टाचार तो ख़त्म हो जाएगा। पूछिए कैसे ख़त्म हो जाएगा? यहाँ का भ्रष्टाचार यहाँ के MLA से स्टार्ट होता है।
एमएलए पहले कमीशन लेता है, तभी तो अफसर लेता है। एमएलए का आपको पता है ना एमएलए का क्या पावर होता है। अगर जिस दिन अगर बोल देगा कि भाई भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होना चाहिए तो कोई ले पाएगा? तो वो लेते हैं, इसीलिए अफसर लेता है। यहाँ अब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आपको दिखा देंगे। अच्छा, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, आपका क्या घोषणा पत्र? बकरी चराने का घोषणा करना, या फिर माँ बहन को माँ बहन योजना चलाना, 2-2.5 हज़ार देना, और बेरोजगारी को बढ़ाना, ये घोषणा पत्र है? घोषणा पत्र मेरा यही है कि जितनी योजनाएं सरकार की है, जितनी भी योजनाएं सरकार की है, उसको सबसे पहले 100% धरातल पे, बांका की पवित्र धरती पे मुझे लाना है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं होगा। उसके बाद शिक्षा की बात जब हम करेंगे, प्रत्येक पंचायत में आपका एक लाइब्रेरी होगा, स्मार्ट क्लासेस उसमें चलेंगे, खान सर जैसे लोगों से उनका कोलैबोरेशन होगा, जिससे कि सारे बच्चे हमारे उच्च शिक्षा ले पाए। चलते हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ। डॉक्टर साहब को ड्यूटी करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ट्रांसफ़र प्रोसीजर में उनका नहीं चल पाएगा। उनको जितने घंटे ड्यूटी देना है, जब तक पेशेंट है उनको ड्यूटी करना पड़ेगा, और 24/7 डॉक्टर्स वहाँ रहेंगे। ड्यूटी ख़त्म हुआ, दूसरे वाले डॉक्टर साहब आए और इलाज करें। आपको पैसे और तनख्वाह इसलिए दी जाती है, पब्लिक तनख्वाह जो देती है आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, सिंचाई की तरफ। नहर की सुविधा इतनी बदतर है, ये लोग फंड उठा करके खा जाता है, नहर की सफाई तक नहीं कर पाता है। आधुनिकरण और जो धान और गेहूं से ऊपर उठ करके खेती करना, ये सब तो इनको समझ में नहीं आती, जो कि हम लाएंगे। उसके बाद आगे अगर आप चलते हैं, जो रोज़गार से संबंधित है, 10-12 हज़ार के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 10-12 हज़ार या 25 हज़ार तक के जो हमारे युवा कॉल सेंटर में बाहर जा करके काम करते हैं, कॉल सेंटर खोल करके उनको 20-25-30 हज़ार की नौकरी देना इतना बड़ा साइंस नहीं है। आप ऑफ़र करके देखिए तो सही, थोड़ा सोच करके देखिए। यहाँ आप ऑफिस खुल सकते हैं 500 हज़ार की सीट के साथ पे, यहाँ पे खुल सकता है। तो ये सब कोई प्रपोजल बना करके कंपनी को दे तो सही। हम उस मामले में अव्वल समझते हैं, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट देखा है, कॉर्पोरेट हमने डील किया है, आज भी करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने फ्रेंड सर्किल में जो व्यवसायी है उनको मैं ऑफ़र करूंगा कि हमारे युवाओं को रोज़गार दीजिए, वो यहाँ पे आएंगे। और बड़ी जो योजनाएं हैं उसके लिए विधानसभा में ताकत होनी चाहिए गरजने के लिए। पिछले सीट पे जाकर के नींद मारने से नहीं होगा। हमारे जैसे युवा, अगर जो हमारे जैसे लोग चुन करके जब जाएंगे तो वहाँ दहाड़ेगा कि हम बांका को जो 50 साल आपके इन प्रतिनिधि ने भेज दिया है, अब थोड़ा बढ़ाइए, फंड बढ़ाइए, जो कि बांका को आगे ले जाना है, तो फैक्ट्री भी खुलेगी, सारी बातें होगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव में साम दाम दंड भेद का उपयोग किया जा रहा है, हर बार होते हैं और लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या लग रहा है आपको? साम दाम दंड भेद एक बारी हो चुका है मेरे साथ, नॉमिनेशन कैंसिल होकर के। इस बारी किसी की ताकत अगर है ना तो करके दिखाए एक बारी, और पैसे कौड़ी को बांटेगा ना, उसको इस बारी पोल में बांधेगी जनता। पोल में बांध करके पुलिस के हवाले करेगा। कोई भी अगर इलीगल, अगर कोई ब्राइबिंग करने का कोशिश किया तो उनको हमने सब को चेताना स्टार्ट कर दिया है कि उनको पोल में बांधिए पहले, ये दलालों को, और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दीजिए। क्योंकि ये इलीगल जो ब्राइबिंग है, जो ब्राइबिंग है, ये इलीगल है। और इस इलीगल एक्टिविटी को अगर आज अंजाम नहीं दीजिएगा तो जो नेता है वो फिर इलीगल ही नेता पैदा होगा, और वो आपको फिर बोटी आपकी नोच लेंगे आने वाले टाइम में। इसीलिए इनको पकड़िए, इनको जेल के अंदर डलवाइए। चुनाव आयोग बहुत ही एक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जर्वर्स जो सेल है बहुत ही एक्टिव है, तो ये बचेगा नहीं। तो सामने कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? पूछे युवाओं से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बांका से प्रत्याशी जवाहर झा जी थे। काफ़ी मुखर होकर अपनी बातों को रखा है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये जीत कर आते हैं, युवाओं के पलायन को रोकेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देती है और किसे सत्ता पर बैठाती है और किसे नकारती है। लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील जरूर करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें और अपना कीमती वोट जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक वोट से आपके देश, आपके शहर, आपके राज्य और आपके गाँव के विकास की गाथा लिखी जा सकेगी। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से आपको लगातार हम अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय, सहयोगी प्रकाश और धनंजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया बांका।